नमस्कार दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में हम मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के भाग 7 की ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। इस उपन्यास के पिछले भाग आपको चैनल पर गोदान नाम की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ऑडियो की बेहतर क्वालिटी के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। ऑडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करें और एक कमेंट करें। चलिए ऑडियो शुरू करते हैं। ये अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रहसन की तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों को उससे विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बीच बीच में तालियां बजाते थे और फिर कहो का आग्रह करके अभिनेताओं को प्रोत्साहन भी देते जाते थे। राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को तो प्रहसन था, मगर करुणा से भरा हुआ। नायक का बात बात में कानून की धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देर कर दी, फिर वकीलों के नखरे और देहाती गवाहों की चालाकियां और झांसे, पहले गवाही के लिए चटपट तैयार हो जाना, मगर इजलास पर तलबी के समय खूब मनावन कराना और नाना प्रकार के फरमाइशें करके उल्लू बनाना, ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लोटे जाते थे। सबसे सुंदर वो दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था। गवाहों का बार बार भूले करना, वकील का बिगड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों को समझाना और अंत में इजलास पर गवाहों का बदल जाना ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले लगा लिया और सभी नटों को एक एक मेडल देने की घोषणा की। राय साहब के प्रति उनके मन में श्रद्धा के भाव जाग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उनके गले लिपट गए और मुग्ध होकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, इसका मुझे अनुमान न था। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। वहीं किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बने, खूब जलक तीड़ा की जाए और शाम को लोग घर आए, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन मेहमानों को विशेष काम था वो तो विदा हो गए, केवल वही लोग बच रहे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी। मिसेस खन्ना के सिर में दर्द था, न जा सकी, और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके विरुद्ध एक लेखमाला निकालकर इनकी खबर लेने के विचार में मग्न थे। सबके सब छटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे उड़ाते हैं और मूछों पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, इन्हें क्या खबर। इनके पड़ोस में कौन मर रहा है, इन्हें क्या परवाह। इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। ये मेहता जो फिलासफर बना फिरता है, उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1000 मार लेते हो, तुम्हें अख्तियार है, जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। जिसको ये फिक्र दबाए डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे हो, या बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आया, या अब की घर का किराया किसके घर से आएगा, वो अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाए। छूटे साड़ बने दूसरों के खेत में मुंह मारते फिरते हो और समझते हो संसार में सब सुखी है। तुम्हारी आंखें तब खुलेंगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा, बचा खेत में चलकर हल जोतो। तब देखें तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वो जो है मालती, जो 72 घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है, शादी नहीं करेगी, इससे जीवन बंधन में पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूरा विकास नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निर्द्वंद विलास किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज को गोली मारो, जीवन के कर्तव्यों को पास न फटकने दो, बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज्यादा आसान और क्या होगा। मां बाप से नहीं पटती, उन्हें धता बताओ। शादी मत करो, ये बंधन है। बच्चे होंगे, ये मोहपाश है, मगर टैक्स क्यों देते हो। कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते, उससे क्यों कन्नी काटते हो। जानते हो न कि कानून की जरा भी अवज्ञा की और बेड़ियां पड़ जाएंगी।
बस वही बंधन तोड़ो जिसमें अपनी भोगलिप्सा में बाधा नहीं पड़ती। रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मारखा बनो। जीते सांप के पास जाओ ही क्यों, वो फूकार भी मारेगा तो लहरें आने लगेंगी। उसे आते देखो तो दुम दबाकर भागो। ये तुम्हारा संपूर्ण जीवन है। 8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार न खेला था। बंदूक की आवाज से कांपते थे। लेकिन मिस मालती जा रही थी, वो कैसे रुक सकते थे। मिस्टर तंखा को अभी तक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर न मिला था। शायद वहां वो अवसर मिल जाए। राय साहब अपने इस इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए थे। वहां का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से आदमियों से एक संबंध भी हो जाता है और रोब भी रहता है। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते हैं। मिर्जा खुर्शीद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर ऐसे जिनमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती? उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए। केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा तो थी कि भोजन की सामग्री, रसोइया, कहार, खिदमतगार सब साथ चले, लेकिन मिस्टर मेहता ने उसका विरोध किया। खन्ना ने कहा, आखिर वहां भोजन करेंगे या भूखों मरेंगे? मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों न करेंगे, लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएंगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हाड़िया और पत्तल मिल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं। शिकार हम करेंगे ही। मालती ने गिला किया, क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई इतने जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। काम तो हम लोग करेंगे, आप केवल बताती जाइएगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है, जंगल में हाड़ी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरन का शिकार कीजिए, भूनिए, खाइए और वही दरख्त के साए में खर्राटे लीजिए। यही प्रस्ताव स्वीकृति हुआ। 2 मोटरें चली। एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी, दूसरी खुद राय साहब। कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंची पर्वतमाला दौड़ी चली आ रही थी। सड़क भी पेंचदार होती जाती थी। कुछ दूर की चढ़ाई के बाद एकाएक ढाल आ गया और मोटर नीचे की ओर चली। दूर से नदी का पाट नजर आया, किसी रोगी की भांति दुर्बल। निस्पंद कगार पर एक घने वटवृक्ष की छां में कारें रोक दी गईं और लोग उतरे। ये सलाह हुई कि 2-2 की टोली बने और शिकार खेलकर 12 बजे तक यहां आ जाए। मिस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गए। जिस विचार से आए थे उसमें जैसे पंचर हो गया। अगर जानते मालती दगा देगी तो घर लौट जाते, लेकिन राय साहब का साथ उतना रोचक न होते हुए भी बुरा न था। उनसे बहुत सी मुआमले की बात करनी थी। खुर्शीद और तंखा बच रहो। उनकी टोली बनी बनाई थी। तीनों टोलियां एक एक तरफ चल दी। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम ले लेने दो। मेहता मुस्कुराए, अभी तो हम 1 मील भी नहीं आए, अभी से थक गई? थकी नहीं, लेकिन क्यों न जरा दम ले लो। जब तक कोई शिकार हाथ ना आ जाए हमें आराम करने का अधिकार नहीं। मैं शिकार खेलने ना आई थी। मेहता ने अनजान बनकर कहा, अच्छा ये मैं न जानता था। फिर क्या करने आई थी? अब तुमसे क्या बताओ। हिरनों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया। झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, कुछ नहीं, चलो फिर कोई शिकार मिलेगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे। फिर मालती ने जरा रुककर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाए। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो। मैं तो नहीं बैठता, बड़े निर्दयी हो तुम, सच कहती हूं। जब तक कोई शिकार न मिल जाए मैं बैठ नहीं सकता। तब तो तुम मुझे मार ही डालोगे। अच्छा बताओ,
रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था। याद है तुमने मुझे क्या कहा था? तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार? मैं न जानती थी तुम इतने शरीर हो। अच्छा, सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते? मेहता ने कोई जवाब न दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों कुछ दूर चलते रहे। एक तो जेठ की धूप, दूसरे पथरीला रास्ता। मालती थककर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यही आ जाऊंगा। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूं तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देवियों की यही सिफत है। वो मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मालती ने झेंपते हुए कहा, तुम कोरे फिलासफर हो मेहता। सच। सामने वृक्ष पर एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई। मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, मेरा शाप पड़ा। मेहता ने बंदूक कंधे पर रखकर कहा, तुमने मुझे नहीं, अपने आप को शाप दिया। शिकार मिल जाता तो मैं तुम्हें 10 मिनट की मोहलत देता। अब तो तुमको फौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ती हुई बोली, फिलासफरों के शायद हृदय नहीं होता। तुमने अच्छा किया, विवाह नहीं किया। उस गरीब को मार ही डालते, मगर मैं यूं न छोड़ूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता ने एक झटके से हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़े। मालती सजल नेत्र होकर बोली, मैं कहती हूं, मत जाओ, नहीं मैं इसी चट्टान पर सिर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। जब वो 20 कदम निकल गए तो झुंझलाकर उठी और उनके पीछे दौड़ी। अकेले विश्राम करने में कोई आनंद न था। समीप आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु न समझती थी। मैं जो हिरन मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे बात न करूंगी। कहीं हम लोगों के हाथ कुछ न लगा और दूसरों ने अच्छे शिकार मारे तो मुझे बड़ी झेंप होगी। एक चौड़ा नाला मुंह फैलाए बीच में खड़ा था। बीच की चट्टानें उसके दांतों से लगती थी। धार में इतना वेग था कि लहरें उछली पड़ती थी। सूर्य मध्याह्न पर आ पहुंचा था और उसकी प्यासी किरणेंजल में क्रीड़ा कर रही थी। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना पड़ा। क्यों? उस पार चलेंगे, यही तो शिकार मिलेंगे। धारा में कितना वेग है, मैं तो बजाऊंगी। अच्छी बात है, तुम यही बैठो, मैं जाता हूं। हाँ, अब जाइए, मुझे अपनी जान से बैर नहीं है। मेहता ने पानी में कदम रखा और पांव साधते हुए चले। ज्यों ज्यों आगे जाते थे, पानी गहरा होता जाता था, यहां तक कि छाती तक आ गया। मालती अधीर हो उठी। शंका से मन चंचल हो उठा। ऐसी विकलता तो उसे कभी न होती थी। ऊंचे स्वर में बोली, पानी गहरा है, ठहर जाओ, मैं भी आती हूं। नहीं नहीं, तुम फिसल जाओगी, धार तेज है, कोई हरज नहीं, मैं आ रही हूं। आगे न बढ़ना, खबरदार। मालती साड़ी ऊपर चढ़ाकर नाले में बैठी, मगर 10 हाथ आते आते पानी उसकी कमर तक आ गया। मेहता घबराए, दोनों हाथ से उसे लौट जाने को कहते हुए बोले, तुम यहां मत आओ मालती, यहां तुम्हारी गर्दन तक पानी है। मालती ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, होने दो, तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं मर जाऊं तो तुम्हारे पास ही मरूंगी। मालती पेट तक पानी में थी। धार इतनी तेज थी कि मालूम होता था कदम उखड़ा। मेहता लौट पड़े और मालती को एक हाथ से पकड़ लिया। मालती ने नशीली आंखों में रोष भरकर कहा, मैंने तुम्हारे जैसे बेदर्द आदमी कभी न देखा था, बिल्कुल पत्थर हो। खैर, आज सता लो, जितना सताते बने, मैं भी कभी समझूंगी। मालती के पांव उखड़ते हुए मालूम हुए। वो बंदूक संभालती हुई उनसे चिमट गई। मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहां खड़ी नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाए लेता हूं। मालती ने भ्रिकुटी टेढ़ी करके कहा, तो उस पार जाना क्या इतना जरूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर न दिया। बंदूक कंपटी से कंधे पर दबा ली और मालती को दोनों हाथों से उठाकर कंधे पर बैठा लिया।
मालती अपनी पुलक को छिपाती हुई बोली, अगर कोई देख ले? भय तो लगता है। 2 पग के बाद उसने करुण स्वर में कहा, अच्छा बताओ, मैं यही पानी में डूब जाऊं तो तुम्हें रंज हो या न हो? मैं तो समझती हूं तुम्हें बिल्कुल रंज न होगा। मेहता ने आहत स्वर से कहा, तुम समझती हो मैं आदमी नहीं हूं? मैं तो यही समझती हूं, क्यों छिपाओ? सच कहती हो मालती, तुम क्या समझते हो? मैं कभी बतलाऊंगा। पानी मेहता के गर्दन तक आ गया। कहीं अगला कदम उठाते ही सिर तक न आ जाए। मालती का हृदय धक धक करने लगा। बोली, मेहता, ईश्वर के लिए अब आगे मत जाओ। नहीं, मैं पानी में कूद पड़ूंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया, जिसका वह मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उन्हें उबार लेगा, लेकिन मन को जिस अवलंबन और शक्ति की जरूरत थी, वो और कहां मिल सकती थी। पानी कम होने लगा था। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मुझे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठी रहो, कहीं आगे कोई गड्ढा मिल जाए। तुम समझते होगे ये कितनी स्वार्थिनी है, मुझे इसकी मजदूरी दे देना। मालती के मन में गुदगुदी हुई। क्या मजदूरी लोगे? यही कि जब तुम्हें जीवन में ऐसा ही कोई अवसर आए तो मुझे बुला लेना। किनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपनी साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाला, मुंह हाथ धोया, पर ये शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, यह दिन याद रहेगा। मेहता ने पूछा, तुम बहुत डर रही थी? पहले तो डरी, लेकिन फिर मुझे विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकते हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। इनके मुख पर परिश्रम की लाली के साथ तेज था। मुझे यह सुनकर कितना आनंद आ रहा है, तुम ये समझ सकोगी मालती? तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो, और अभी फिर लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो एक दिन न पटे। मेहता मुस्कराए। इन शब्दों का संकेत खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो, और जो मैं कहूं कि तुमसे प्रेम करता हूं, मुझसे विवाह करोगी? ऐसे काठकठोर से कौन विवाह करेगा? रात दिन जलाकर मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा, मानी कह रही हो, इसका आशय तुम खूब समझते हो। इतने बुद्धू नहीं हो। मेहता ने जैसे सचेत होकर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं किसी रमणी को प्रसन्न नहीं रख सकता। मुझसे कोई स्त्री प्रेम का स्वांग नहीं कर सकती। मैं इसके अंतस्थल तक पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे उससे अरुचि हो जाएगी। मालती कांप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होगे? बस यही कि जो मन में हो वही मुख पर हो। मेरे लिए रंगप और हावभाव और नाजो अंदाज का मूल्य इतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वो भोजन चाहता हूं जिससे आत्मा की तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषक पदार्थों की मुझे जरूरत नहीं। मालती ने ओठ सिकोड़कर ऊपर सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश न पाएगा। एक ही घाघ हो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुराकर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो। बुद्धिमती हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमानी हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताककर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। मुझे तुम्हारा ये दावा निस्सार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण में उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में, एक चितवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वो जीवन का आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वो कठोर, ठोस, पत्थर सी भूमि मिल गई थी, जो फावड़ों से चिंगारियां निकाल रही थी
और उसकी कठोरता उसे उत्तरोत्तर मोह लेती थी। धाए की आवाज हुई। एक लालसर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर भी कुछ दूर उड़ी, फिर बीच धार में गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अभी जाकर लाता हूं। जाती कहाँ है? ये कहने के साथ वो रेत में दौड़े और बंदूक किनारे पर रख गड़ाब से पानी में कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे। मगर आध मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया न पा सके। चिड़िया मरकर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा, एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली, चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल जाओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया ये है। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाए और 2 मिनट में युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग था तो काला, और वो भी गहरा। कपड़े बहुत ही मैले और फूहड़ आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी चूड़ियां, सिर के बाल उलझे अलग अलग। मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके, लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था और प्रकृति की गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छन हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई। नहीं, मुझे न जाने कितनी दूर तैरना पड़ता। युवती ने प्रसन्नता से कहा, मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी। शिकार खेलने आए होंगे? हाँ, आए तो थे शिकार ही खेलने, मगर दोपहर हो गया और यही चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर दिखा दूं। रात को यहां रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा सकुचाकर सिर झुकाए बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहां पीपल की छाया है, यहां धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए हैं। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, ओ हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते हैं, तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की कितनी समझदार है और बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करेगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है, लेकिन दोपहरी यहां काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ जो धरी है, चिड़िए का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगाकर भाग आई, तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो अभी नहीं है, जान पहचान की है, तो मैं दौड़कर उनको बुला लाती हूं। तुम चलकर छांव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूं। तुम थक गए होगे, शहर का रहया जंगल में काहे आते होंगे? हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे ही तो खड़ी होंगी। जब तक मेहता कुछ बोले, वो हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छांव में बैठे। इस स्वच्छंद जीवन से उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अत्यंत फैली हुई, मानो ज्ञान का विस्तार कर रही हो। मानो आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को उसके प्रत्यक्ष विराट रूप में देख रही हो। दूर के एक बहुत ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता में बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहां तक पर मारकर पक्षी विश्राम लेना चाहता है और कहीं स्थान नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती को साथ लिए आ पहुंची, एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरी गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निजीदमव। मालती ने बेदिली के साथ कहा, पीपल की छा बहुत अच्छी लग रही है क्या?
और यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। युवती 2 बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यही बैठो, मैं अभी दौड़कर पानी लाती हूं, फिर चूल्हा जला दूंगी, और मेरे हाथ का खाओ तो मैं एक क्षण में बोटियां सेंक दूंगी। नहीं, अपने आप सेंक लेना। हां, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है, और यहां कहीं कोई दुकान भी नहीं है कि ला दूं। मालती को मेहता पर क्रोध आ रहा था। बोली, तुम यहां क्यों आकर पड़ रहे? मेहता ने चिढ़ाते हुए कहा, एक दिन जरा इस जीवन का आनंद भी तो उठाओ। देखो, मक्के की रोटियों में कितना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटियां खाई ही न जाएंगी, और किसी तरह निगल भी जाओ तो हजम न होंगी। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूं। रास्ते भर दौड़ा के मार डाला, और अब यहां लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला जांघिया पहने बैठे हुए थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ से मटके छीन लिए और कुएं पर पानी भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपने स्वास्थ्य की रक्षा की थी, और दोनों मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल भुजाएं और चौड़ी छाती और मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित अंगों की भांति उनके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वो अब उसकी दया के पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 60 हाथ। मटके भारी थे, और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़कर उनके हाथ से रस्सी छीन ली और बोली, तुमसे न खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींचे लेती हूं। मेहता अपने पुरुषत्व का ये अपमान न सह सके। रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया, और दोनों हाथों में दोनों मटके लिए आकर झोंपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चटपट आग जलाई, लालसर के पंख झुलस डाले, छुरे से उसकी बोटियां बनाई और चूल्हे में आग जलाकर मांस चढ़ा दिया, और चूल्हे के दूसरे एले पर कढ़ाई में दूध उबालने लगी। और मालती भौहें ठाए खाट पर खिन्नमन पड़ी इस तरह ये दृश्य देख रही थी मानो उसके ऑपरेशन की तैयारी हो रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती के हकौशल को अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे भी तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठी झिड़की के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हुआ जाता है, उसे पिला देना। उसने एक घड़े से आटा निकाला और गूंदने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहां क्या खड़े हो? मेरे सिर मेजोर का ददत्म हो रहा है, आधा सिर ऐसा फटा पड़ता है जैसे गिर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है, धूप लग गई है, मैं क्या जानती थी तुम मुझे मार डालने के लिए यहां ला रहे हो। तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है? क्या मैं किसी मरीज को देखने आ रही थी जो दवा लेकर चलती? मेरा एक दवाओं का बक्स है, वो सैमरी में है। उफ, सिर फटा जाता है। मेहता ने उसके सिर की ओर जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों में आटा भरे, सिर के बाल बिखेरे, आंखें धुएं से लाल और सजल, सारी देह पसीने में तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था। आकर खड़ी हो गई और मालती को आंखें बंद किए पड़ी देखकर बोली, बाई को क्या हो गया है? मेहता बोले, सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है कि आधे में? आधे में बतलाती है। दाई ओर है कि बाई ओर? बाई ओर। मैं अभी दौड़ के एक दवा लाती हूं, घिसकर लगाते ही अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप में कहां जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग से एक ओर जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधा घंटे बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी में सेवा का कितना भाव और कितना व्यावहारिक ज्ञान है। लू और धूप में आसमान पर चढ़ी चली जा रही है। मालती ने आंखें खोलकर देखा, कहा गई वो कलूटी गजब की काली है,
जैसे आबनूस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब से कह आए, कार यहां भेज दे। इस तपिश में मेरा दम निकल जाएगा। कोई दवा लेने गई है, कहती है उससे आधा सीसी का दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। इनकी दवाएं इन्हीं को फायदा करती है, मुझे न करेंगी। तुम तो इस छोकरी पर लट्टू हो गए हो। कितने छिछोरे हो। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मेहता को कटु सत्य कहने में संकोच न होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी है कि अगर तुम्हें होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। उसकी खूबियां उसे मुबारक। मुझे देवी बनने की इच्छा नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं। यद्यपि कार यहां आ भी सकेगी, मैं नहीं कह सकता। उस कलूटी को क्यों नहीं भेज देते? वो तो दवा लेने गई है, फिर भोजन पकाएगी। तो आज आप उसके मेहमान हैं। शायद रात को भी यही रहने का विचार होगा। रात को शिकार भी तो अच्छा मिलते हैं। मेहता ने इस आक्षेप से चिढ़कर कहा, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए भी इस धूप और लू में उस ऊंची पहाड़ी पर न जाता। और हम केवल घड़ी भर के मेहमान हैं, ये वो जानती है। वो किसी गरीब औरत के लिए भी इसी तत्परता से दौड़ जाएगी। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लेख लिख सकता हूं, केवल भाषण दे सकता हूं। वो उस प्रेम और त्याग का व्यवहार कर सकती है। कहने से करना कहीं कठिन है, इसे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस बस, वो देवी है। मैं मान गई। उसके वक्ष में उभार है, नितंबों में भारीपन है। देवी होने के लिए और क्या चाहिए? मेहता तिलमिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने जो सूख गए थे, बंदूक उठाई और चलने को तैयार हुए। मालती ने फुंकार मारी, तुम नहीं जा सकते, मुझे अकेली छोड़कर। तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हतबुद्धि से खड़े थे। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन में पहला अनुभव हुआ। वो दौड़ी हाफती चली आ रही थी। वही कलूटी युवती, हाथ में एक झाड़ लिए हुए। समीप जाकर मेहता को कहीं जाने को तैयार देखकर बोली, मैं वो जड़ी खोज लाई, अभी घिसकर लगाती हूं। लेकिन तुम कहां जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, मैं रोटियां सेंक देती हूं। दो एक खा लेना, बाई दूध पी लेगी। ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने निस्संकोच भाव से मेहता के अचकन की बटनें खोल दी। मेहता अपने को बहुत रोके हुए थे। जी होता था इस गवारिन के चरणों को चूम ले। मालती ने कहा, अपनी दवाएं रहने दो। नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहां और लोग होंगे। उनसे कहना कार यहां लाएं। दौड़ी हुई जा। युवती ने दीन नेत्रों से मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका ये अनादर। इस गवारिन की दवा इन्हें नहीं जंची तो न सही, उसका मन रखने को ही जरा सी लगवा लेती तो क्या होता। उसने बूटी जमीन पर रखकर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी, कहो तो रोटियां सेंक कर रख दूं। बाबूजी खाना खा ले, तुम दूध पी लो और दोनों जने आराम करो। तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। वो झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेंकी, दूध गर्म था, उसे ठंडा किया और एक कटोरे में मालती के पास लाई। मालती ने कटोरे के भेमपन पर मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी के द्वार पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगे। युवती खड़ी पंखा झल रही थी। मालती ने युवती से कहा, उन्हें खाने दे, कहीं भागे नहीं जाते हैं, तू जाकर गाड़ी ला। युवती ने मालती की ओर एक बार सवाल की आंखों से देखा। ये क्या चाहती है? इनका आशय क्या है? उसे मालती के चेहरे पर रोगियों की सी नम्रता और कृतज्ञता और याचना न दिखाई दी। उसकी जगह अभिमान और प्रमाद की झलक थी। गवारिन मनोभावों के पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूं बाई जी, तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो। मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती। मैं गाड़ी लेने न जाऊंगी।
मालती ने डांटा, अच्छा, तूने गुस्ताखी पर कमर बांधी। बता तू किसके इलाके में रहती है? ये राय साहब का इलाका है, तो तुझे उन्हीं राय साहब के हाथों हंटरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने से तुम्हें सुख मिले तो पिटवा लेना बाई जी। कोई रानी महारानी थोड़ी हूं कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने दो चार कौर निगले थे कि मालती की ये बातें सुनी। कौर कंठ में अटक गया, जल्दी से हाथ धोया और बोले, वो नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूं। मालती भी खड़ी हो गई, उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी में कहा, उसका अपमान करके तुम अपना सम्मान बढ़ा नहीं रही हो मालती। मालती ने फटकार बताई, ऐसी लौंडिया मर्दों को पसंद आती है, जिनमें और कोई गुण हो या ना हो, उनकी टहल दौड़ दौड़ कर प्रसन्न मन से करें और अपना भाग्य सराहें कि इस पुरुष ने मुझसे ये काम करने को तो कहा। वह देविया है, शक्तियां है, विभूतियां है। मैं समझती थी वो पुरुषत्व तुम में कम से कम नहीं है, लेकिन अंदर से, संस्कारों से तुम भी वही बर्बर हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती के मनोरहस्यों को समझ रहे थे। ईर्ष्या का ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें कभी न मिला था। उस रमणी में, जो इतनी मृदु स्वभाव, इतनी उदार, इतनी प्रसन्न मुख थी, ईर्ष्या की ऐसी प्रचंड ज्वाला। बोले, कुछ भी कहो, मैं उसे न जाने दूंगा उसकी सेवाओं और कपियों का ये पुरस्कार देकर मैं अपनी नजरों में नीच नहीं बन सकता। मेहता के स्वर में कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने को तैयार हो गई। उसने जलकर कहा, अच्छा, तो मैं ही जाती हूं, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती 2-3 कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा ये नेह, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी।